नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह एक बार फिर आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एग्रीकल्चर साइंसेज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। और अगर क्रॉप प्रोडक्शन के फैक्टर्स की बात करते हैं, दो होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरे इंटरनल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हो गए? जो प्लांट को बाहर से हेल्प करते हैं या उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, वो सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल में पहला क्या आता है? क्लाइमेटिक, क्योंकि उसके आसपास का जो वातावरण होगा वो क्रॉप की ग्रोथ को डिस्टर्ब करेगा या इन्हांस करेगा। फिर है एडाफिक फैक्टर, यानी सोयल से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो एडाफिक फैक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। फिर है बायोटिक फैक्टर्स, यानी उसके आसपास के इन्वायरमेंट में जितने लिविंग बींग्स होंगे उनके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा होता है, वो बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। फिर है फिजियोग्राफिक, उसका इंटरेक्शन प्लांट का आउटर फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या कहलाता है? फिजियोग्राफिक इन्वायरमेंट कहलाता है। और पांचवा है एंथ्रोपोजेनिक, यानी मैन मेड इकोसिस्टम है, या आदमी से जो इन्फ्लुएंस होता है वो फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में प्लांट का जेनेटिक बिहेवियर है, हाइट है, अडेप्टेशन है, मिटिगेशन है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? इंटरनल फैक्टर्स में आती हैं, जो उसके जीन द्वारा मॉडिफाइड होती हैं। आज ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आइए एक्सटर्नल फैक्टर से शुरुआत करते हैं। एक्सटर्नल में क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को और उस रीजन में उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। अगर किसी प्लांट की बात करते हैं तो अगर वो प्लांट बेस्ट कब इफेक्ट करेगा? जब वो बेस्ट इन्वायरमेंट में ग्रो किया जाएगा, और जब बेस्ट इन्वायरमेंट में ग्रो किया जाएगा तो उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। अब इन सारे इन्वायरमेंट फैक्टर की बात करें प्लांट्स के ऊपर, तो वो सारे के सारे प्लांट्स के ऊपर अकेले इफेक्ट नहीं करते, अलोन इफेक्टिव नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं? इंटरेक्टिव इफेक्ट करते हैं। और वो इंटरेक्टिव इफेक्ट होता है, वो क्या करेगा? प्लांट की पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करेगा, या उस एरिया के क्रॉपिंग पैटर्न को गवर्न करेगा, वहाँ की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को गवर्न करेगा, और वहाँ के इनपुट्स की रिक्वायरमेंट को गवर्न करेगा। अब हम उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को बारी बारी से पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स का, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे जो प्लांट की ग्रोथ को गवर्न करेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपको सोल्व करने में हेल्प होगी। इसलिए अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है मेरे डिस्कशन में, तो आप उसको प्लीज़ बताना, ताकि हम उसको अगली क्लास में डिस्कस कर पाएँ। तो आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेट का मतलब वेदर, और क्लाइमेट में पहला तो क्वेश्चन ये आता है, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है? वेदर क्या होगा? किसी एक स्पेस पे, अर्थ के किसी पार्ट पे एक निश्चित समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं वो वेदर कंडीशंस कहलाती हैं। और जब वो वेदर कंडीशंस कम्युलेटिव हो जाते हैं लंबे टाइम के लिए, तो क्या कहलाती हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर्स कहलाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कहलाते हैं। तो क्लाइमेट में क्या आएगा? प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, विंड वेलोसिटी और एटमॉस्फेरिक गैसेज, ये वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को गवर्न करेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करेंगे, वहाँ कैसा
क्रॉपिंग पैटर्न चलेगा उसको गवर्न करेंगे। तो आज हम, ये बड़ा टॉपिक है, तो आज हम इसमें केवल 2 ही चीज़ें पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। बाकी हम आने वाली क्लास में 2-2 करके 3 क्लासेज में इसको ख़त्म करेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर के आज जो 2 मद हैं, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रेसिपिटेशन क्या करेगा, हमें वाटर की अवेलेबिलिटी देगा, यानी बारिश भी हो सकती है। प्रेसिपिटेशन में ये नहीं है कि बूंदे आनी, स्नो है, डिजलिंग है, फोग है, ये सब प्रेसिपिटेशन के पार्ट है, और रेनफॉल भी प्रेसिपिटेशन का पार्ट है। यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी क्रॉप्स के लिए किसी भी रूप में है, वो क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन कहलाती है। और प्रेसिपिटेशन से प्लांट को वाटर मिलता है, और वाटर क्या है, प्लांट की ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ग्लोब, ये दोनों डिसाइड करता है। ये इसके डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि कौन सी वेजिटेशन कहाँ होगी, वो किससे पता चलेगा, हमें प्रेसिपिटेशन से पता चलेगा। अब इस प्रेसिपिटेशन से क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है प्लांट की। तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो क्या कहलाती है, वाटर रिक्वायरमेंट कहलाती है। तो सोइंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो लैंड प्रिपरेशन के वक्त जो पानी की ज़रूरत पड़ती है वो, प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जितना खर्च होगा, प्लस इवापोरेशन में, प्लस ट्रांसपिरेशन में, और बाद में इसको हम इवापो ट्रांसपिरेशन भी कह सकते हैं, लीचिंग लॉसेज में, प्लस परकोलेशन लॉसेज में, ये सारा पानी क्या कहलाता है, वाटर रिक्वायरमेंट कहलाता है। फिर एक टर्म आती है इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इरिगेशन का मतलब, इरिगेशन का सीधा सा मतलब है सिंचाई, और सिंचाई किससे होती है, बाहर से होती है। तो बाहर से जो सिंचाई करोगे तो वो क्या होगी, वाटर रिक्वायरमेंट में से आप रेनफॉल निकाल दोगे, तब जो पानी की ज़रूरत पड़ती है वो इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। अब रेनफॉल होती है, रेनफॉल से 3 तरह के पौधे हम देखते हैं, 3 तरह के क्लाइमेट देखते हैं। अगर डिस्क्रीट रहेगी और लो रेनफॉल रहेगी, वहाँ पर क्या होगा, मोनोक्रॉपिंग मिलेगा आपको। ड्राई एरिया रहेगा, इंटरकल्टिवेशन करना पड़ेगा, और रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर ज़्यादा रहेगा। तो पहला क्या हुआ, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लेस होगा, जहाँ पर डिस्क्रीट यानी बहुत दिनों बाद बारिश होगी, तो वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ की वेजिटेशन कैसी रहेगी, मोनोक्रॉप रहेंगी, और ये ड्राई एरिया के जो प्लांट्स रहेंगे वो यहाँ पर ग्रो करेंगे। कौन कौन से कर सकते हैं हम, सोरगम कर सकते हैं एग्जाम्पल, पर्ल मिलेट कर सकते हैं, बाजरा, मेजर मिलेट्स कर सकते हैं, माइनर मिलेट्स कर सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। उसके बाद आती है, अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्रॉपिंग पैटर्न, डबल क्रॉपिंग भी होगी। वहाँ हाई इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल इसके व्हीट है, शुगर केन है, राइस है। और जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वेरी लेस, वहाँ कैसे मिलेंगे आपको प्लांट्स, जीरोफिटिक प्लांट्स मिलेंगे। तो इसमें ग्रासेज हो सकती हैं, सेजेज हो सकते हैं, वो यहाँ पर मेनली आपको मिलेंगे। कैक्टस है। तो इससे हमें 2-3 चीज़ें पता चली प्रेसिपिटेशन से। एक तो ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप मिलेंगी, ड्रोट रेजिस्टेंस क्रॉप मिलेंगी, और जो जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वैसी क्रॉप हम प्रेसिपिटेशन के आधार पे वैसा डिस्ट्रीब्यूशन हमें ग्लोब पर मिलेगा। दूसरा हमें क्या मिलता है इससे कि प्रेसिपिटेशन हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कितनी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्रेसिपिटेशन के आधार होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कुछ कार्डिनल टेम्परेचर पे, तो खासकर हमें कुछ क्रॉप्स का, तो रबी की कुछ खरीफ की फसलों के कार्डिनल टेम्परेचर का पता होना चाहिए, ताकि हम उसके आसपास की फैमिली देखकर उसका, अगर हमें नहीं पता तो कार्डिनल टेम्परेचर्स का आइडिया लगा सके। जैसे हम
व्हीट की बात करते हैं, मेजर क्रॉप्स में व्हीट है, बार्ले है, मेज है, सोरगम है और राइस है। व्हीट का मिनिमम टेम्परेचर है 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम है 20 और मैक्सिमम 30 से 32। अगर इन दोनों रेंजों के बीच में अगर ग्रोथ रहती है तो अच्छी ग्रोथ आती है। इससे नीचे भी ग्रोथ नीचे जाएगी और इससे नीचे भी जो ग्रोथ होती है वो नीचे जाएगी। तो ना तो 4.5 से नीचे टेम्परेचर जाना चाहिए, ना ही 32 से ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। और इसके बारे में हम आगे वाली क्लासों में पढ़ते रहेंगे। अब बार्ले का सेम फैमिली, तो इसका भी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 4.5, 20, ये 28 से 30। क्योंकि बार्ले जल्दी पक जाती है तो बाद में गर्मी होती है तो वो फोटो रेस्पिरेशन करती है। फिर आती है मेज की बारी। मेज का 8 से 10 मिनिमम टेम्परेचर है, क्योंकि ये गर्मियों में बोई जाती है। 20 इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है और 40 से लेकर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी ग्रोथ में फ़र्क नहीं पड़ता। अब करते हैं सोरगम की बारी। सोरगम में क्या होता है, 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ज़्यादा गर्मी हो तब भी वो जर्मिनेट कर जाती है। और उसका जो ऑप्टिमम लाइफ पीरियड है उसके अंदर अगर 25 डिग्री तापमान है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मैक्सिमम टेम्परेचर से कम सहन कर पाती है। अब इन दोनों चीज़ों में एक देखने वाली बात है कि मेज की ग्रोथ अगर 8 से नीचे जाती है तो जर्मिनेशन नहीं होगा, ये उससे 4 डिग्री पर भी जर्मिनेट कर जाता है। लेकिन अगर पूरे लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड की बात करें तो ज़्यादा गर्मी में जो स्टेगनेंट क्रॉप करेगी वो सोरगम करेगी, ना कि मेज करेगी। और हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो 43 डिग्री टेम्परेचर पर भी मेज अपने लाइफ को सस्टेन रख सकती है, उसके फोटो रेस्पिरेशन से लॉस नहीं होता, जबकि सोरगम में 40 डिग्री पर ही ऐसा हो जाता है। फिर आते राइस की। राइस भी हम आजकल नया कॉन्सेप्ट भी है DSR का, तो वो और नहीं तो ट्रांसप्लांटेड जो हमारी कन्वेंशनल सोइंग है मेथड, उसमें 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर उसका बेस टेम्परेचर होता है, जहाँ पर उसको ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। उसके बाद 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो आसानी से अपना पूरे लाइफ के पीरियड को बिता सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो उसका है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो यील्ड का लॉस होता है। तो इस तरह के तापमान को, जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की जो होती है टेम्परेचर की रेंज, वो ऑप्टिमम कहलाती है। और मैक्सिमम भी के बाद भी डेट्रीमेंटल है और मिनिमम से कम भी डेट्रीमेंटल होती है। तो इस प्रकार के कार्डिनल टेम्परेचर किसी की ग्रोथ, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। अब और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आते हैं टेम्परेचर में से, वो रिलेटेड करते हैं कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह की क्रॉप्स होंगी, क्या क्या इफेक्ट होंगे, किस प्रकार का टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर क्या होता है, किसी प्लेस का किस बात पर निर्भर करता है, लैटिट्यूड पर और लॉन्गिट्यूड पर। लैटिट्यूड क्या होगा, जो लेटता हुआ आदमी कैसे लेटता है, ऐसे लेटता है, तो जो ऐसी रेखाएं होंगी वो लैटिट्यूड कहलाती है और जो ऐसी होंगी वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है, और ये लैटिट्यूड्स कहलाती है इक्वेटर से। अब इक्वेटर से जो दूरी ऊपर या नीचे की तरफ रहेगी, चाहे वो नॉर्थ पोल में रहे या साउथ पोल में, तो वहाँ पर उनका वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो ये एरिया है ये ट्रॉपिकल का है, उसके बाद ये टेम्परेट का है, ये टियागा का है, ये टुंड्रा होंगे और ये पोलर वेजिटेशन होंगे। तो इस प्रकार ये वेजिटेशन इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलती है। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये वेजिटेशन कहाँ होंगी, तो हमें ग्लोब पे ये आइडिया रहेगा कि किस लॉन्गिट्यूड और किस लैटिट्यूड के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ओवर द ग्लोब रहेगा। चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथर्न हेमिस्फीयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर करता है फोटो पीरियोडिक कंट्रोल, क्योंकि इस पूरे एरिया में हीट का सम होगा, वही तो डिग्री डेज कहलाएगा। और डिग्री डेज ये डिसाइड कर पाएंगे कि प्लांट की ग्रोथ कैसी रहेगी, प्लांट की हाइट कैसी रहेगी, प्लांट की यील्ड फैक्टर कैसा रहेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा डिग्री डेज वो एक्यूमुलेट करता है उतनी ही उसकी वेजिटेटिव लाइफ स्ट्रॉन्ग होती है, उसका ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, तो अल्टीमेटली यील्ड अच्छी होती है। अब इस टेम्परेचर की रेंज में अगर हम इस नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं इस ग्लोब पे,
तो क्या होता है, हम ये कहते हैं टेम्परेचर नीचे चला जाता है। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स से रेट। और ये कितना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, यानी 6.5 डिग्री नीचे गिर जाता है अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये क्यों रहेगा, क्योंकि ऊपर बढ़ते रहेगा तो ऊपर कूल एयर आती जाएगी। ये ऐसा क्यों होता है, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है, और इसलिए यहाँ पर हमेशा ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें वही, नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पोल्स मिलते हैं, और पोल्स पे क्या है, बर्फ है जो बहती रहती है गर्मी के मौसम में, हमारी नदियों के आने का कारण बनती है। अब ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बायोकेमिकल प्रोसेस में। या मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो जो एक्सट्रीम हाई हो या एक्सट्रीम लो हो, वो क्या करती है, इन दोनों प्रोसेस को कम कर देती है, और दोनों प्रोसेस कम होती हैं तो प्लांट की अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, उसकी डेथ होती है। इसलिए टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव पैरामीटर है जो प्लांट की ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। अब इस नॉर्मल लैप्स रेट के साथ एक टर्म और आती है, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब देखो जवानों, हमने क्या किया, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर ऊपर जाने पर घटेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम ऊपर की तरफ चलते हैं ग्लोब में, इस ग्लोब में, लेकिन टेम्परेचर घटता नहीं है, इवन बढ़ जाता है वो, तो उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों होता है, ये नीचे जाएंगे तो ऊपर हमारा क्या होगा, ये घटना चाहिए था टेम्परेचर क्योंकि कूल एयर थी, लेकिन बीच में एक सस्पेंडेड लेयर होती है, वार्म लेयर, और ये वार्म लेयर में जाएगा तो टेम्परेचर उल्टा बढ़ जाएगा, क्योंकि वार्म तो गर्म होती है, और इसके बाद फिर ठंडी लेयर आ जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं कूल एयर से, तो ऊपर एकदम वार्म लेयर आ जाती है, और वार्म लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस प्रकार टेम्परेचर के इन्वर्जन को क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, या नॉर्मल लैप्स रेट का इन्वर्जन कहते हैं। और एक और टर्म इसमें आती है, जब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर लाइनें होती हैं जो टेम्परेचर डिसाइड करती है। अब ये लाइनें क्या रहेंगी, ग्लोब के ऊपर लैटिट्यूड की तरफ रहेंगी, लैटिट्यूड के जैसी, तो वो इनका इक्वेटर से दूरी लगभग बराबर है, तो ये ऐसी लाइनों पर क्या रहेगा, सेम टेम्परेचर रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, आइसोथर्म्स कहते हैं। तो 3 चीज़ें आई, नॉर्मल लैप्स रेट, टेम्परेचर इन्वर्जन, आइसोथर्म्स, वेजिटेशन और लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, जो क्या करते हैं, टेम्परेचर के वेरिएशन को दर्शाते हैं। और वो टेम्परेचर का वेरिएशन ये हमें दर्शाता है कि वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, वहाँ के प्लांट फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, वहाँ के प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी। अब हमें पता है कि टेम्परेचर इतना बड़ा खिलाड़ी है जो प्लांट के इतने बड़े सर्कल को गवर्न करता है, तो इसके खेल भी बहुत बड़े बड़े होंगे, तो इससे कुछ इंजरियां भी होने के चांसेज हैं। पहली है चिलिंग इंजरीज। हम भी कहते हैं जब थोड़ा सा अच्छा कुछ हो जाता है तो चलो आज चिल मारते हैं, चिल का मतलब ठंड में जाते हैं। ठंड में कब जाएंगे, जब गर्म इलाके से आएंगे। तो चिलिंग इंजरी किन प्लांट्स को होगी, हॉट एरिया के प्लांट्स को जब हम कूल एरिया में डाल देते हैं, सब्जेक्टिंग हो जाती है या मौसम में चेंज हो जाता है, तब जो इंजरीज आती हैं वो क्या कहलाती हैं, चिलिंग इंजरीज कहलाती हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी भी कूल सीजन की क्रॉप में चिलिंग इंजरी नहीं होगी। वो किस में होगी, जब हॉट सीजन की क्रॉप को हम किसी कूल एरिया में या कूल वेदर में उसको सब्जेक्ट करते हैं, तो उसके बाद जो इंजरीज होती हैं तो वो क्या कहलाती है, चिलिंग इंजरी कहलाती है। कई बार क्वेश्चन बनता है चिलिंग इंजरी कब होती है, जब टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर से अबव रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मान लो फ्रीजिंग टेम्परेचर इलाके का 5, तो 5 से ज़्यादा रहेगा, वो जो इंजरीज आएंगी वो क्या कहलाती है, चिलिंग इंजरी कहलाती है। अब चिलिंग टेम्परेचर से क्या रहेगा, चिलिंग टेम्परेचर से मिनरल का अपटेक घट जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी और रेस्पिरेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो ये चिलिंग इंजरी के सिम्टम्स हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो शुगर केन में
क्लोरोसिस होती है, सोरगम में भी क्लोरोसिस होती है। अगर ये चिलिंग इंजरी या चिलिंग टेम्परेचर ज़्यादा दिन तक चल जाए तो प्लांट की डेथ हो जाती है। अब आपने देखा होगा जो सोरगम अब हमने खरीफ सीजन में लगा रखी है, ये इसकी एक कटाई हो जाएगी, 2 कटाई हो जाएगी, तीसरी कटाई के बाद वो जो बेस टेम्परेचर हमने पढ़ा था इसका 10 से 12, ऑप्टिमम गया था इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब वो दिन का औसतन तापमान 25 से कम रह जाता है तो ये अल्टीमेटली क्लोरोसिस होगी, पत्ते पीले हो जाएंगे और वो प्लांट मर जाएगा। अब सेकंड है फ्रीजिंग इंजरी। फ्रीजिंग इंजरी कब होगी? जब प्लांट को हम एक्सपोज करेंगे लो टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, तब जो इंजरी आती हैं वो क्या कहलाती है? फ्रीजिंग इंजरी कहलाती है। और फ्रीजिंग इंजरी में क्वेश्चन आ जाए होता क्या है? वाटर आइस क्रिस्टल में बदल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सेल और टिश्यू डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो जाती है, तो अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। अब हमने भी कई बार देखा होगा ना, बर्तन में किसी में पानी डाल के रख देते हैं फ्रीजर में, तो वो बर्फ़ बर्तन से बाहर आ जाती है। इसका मतलब जो आइस का वॉल्यूम होता है वो पानी से ज़्यादा होता है। अब पेड़ की जड़ के अंदर, बेचारे के अंदर वाटर था और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे आएगा फ्रीजिंग पे, तो ये जड़ तो बढ़ नहीं सकती कुछ सेकंड में, कि पानी तो जम जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन जड़ का जो सेल वाल है वो नहीं बढ़ पाएगी। तो वो चाहे जड़ की हो, चाहे सूट की हो, चाहे और ऐसे जो सेंसिटिव एरिया होते हैं जैसे पीटियोर्स होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर हार्ड मेम्ब्रेन होती है और उस हार्ड मेम्ब्रेन के नीचे जब पानी का वॉल्यूम बढ़ता है, जब वो बर्फ़ में कन्वर्ट होता है, तो वो वहाँ से सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो जाती है और फ्रीजिंग इंजरीज होती है प्लांट को। और ये फ्रोस्ट डैमेज अगर आपने देखना है तो आप अपने यहाँ लोकली हरियाणा में रबी की फसल में खूब आराम से देख सकते हो। किस में देख सकते हो आप? मस्टर्ड में देख सकते हो। सफोकेशन थर्ड है, सफोकेशन। इसमें क्या रहेगा? ये प्लांट लगा दिया हमने, अब ऊपर से बर्फ़ पड़ती है, इवन ये कि कूल एरिया का पौधा है, फिर भी इसके ऊपर बर्फ़ की परत जम जाएगी। बर्फ़ की परत जम जाएगी पत्तों के ऊपर, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं होगा, तो प्लांट क्या करेगा? उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, अल्टीमेटली उसको सफोकेशन होगी और प्लांट मर जाएगा। और चौथा है इसका हीविंग। अब देखो बेटे, ये प्लांट लगा दिया हमने, ये सोयल का सरफेस है, ये रूट्स हैं इसकी, तो यहाँ पानी ज़्यादा होगा, तो जैसे ही बर्फ़ बनना शुरू होगी तो बर्फ़ ज़्यादा एरिया लेगी, तो ये प्लांट ऊपर की तरफ उठ जाएगा मिट्टी के साथ सारा का सारा, क्योंकि नीचे से बर्फ़ का वजन ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के, तो इसका क्या होगा? प्लांट के रूट्स का सोयल के साथ संपर्क कम हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस प्रकार का जो नुकसान होता है उसको क्या कहते हैं? हीविंग कहते हैं, क्योंकि प्लांट अपनी एक्चुअल पोजीशन से हट जाता है। अब आती है हाई टेम्परेचर इंजरी। हाई टेम्परेचर इंजरी 2 प्रकार की होती है, सन क्लैड और स्टेम ग्रिडल। अब हाई टेम्परेचर इंजरी क्या होगा? हर प्लांट्स की एक मैक्सिमम रेंज होती है जिसको हम मैक्सिमम टेम्परेचर, कार्डिनल टेम्परेचर कहते हैं। तो उस टेम्परेचर के बाद प्लांट क्या करता है? प्लांट की डेथ हो जाती है अगर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। तो एक क्वेश्चन कई बार आता है कि कितना टेम्परेचर है जहाँ पर अमूमन प्लांट की डेथ हो जाती है? तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आती है। अगर लोअर लिमिट पूछी जाए तो एक्सट्रीम आ जाए 60, तो आपका ये आंसर सही रहेगा कि जो अगर क्रॉप की रेंज पूछी जाए जहाँ पर प्लांट हाई टेम्परेचर पर ग्रो कर पाता है, तो वो 40 से 45 और 50 डिग्री टेम्परेचर जो होता है उसको क्या कहते हैं? थर्मल डेथ टेम्परेचर या थर्मल डेथ पॉइंट। उसके बाद प्लांट की ग्रोथ आगे नहीं जाती और प्लांट अल्टीमेटली मरना शुरू हो जाता है। क्यों मरना शुरू हो जाता है? कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्लांट का, तो एटमॉस्फेयर में उसका क्या होगा? वो रिजर्व को, जो फूड रिजर्व है उसको खाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं ज़्यादा टेम्परेचर से, क्योंकि उसको टेम्परेचर के साथ कोप अप करना पड़ता है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं
जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और ये फूड रिजर्व को यूटिलाइज करता है प्लांट। जब फूड जो रिजर्व उसको यूटिलाइज करेगा तो प्लांट क्या करेगा, स्टारवेशन की कंडीशन में आ जाएगा जल्दी, और स्टारवेशन होगी तो प्लांट के पास और कोई चारा नहीं बचता कि उसको अल्टीमेटली मरना पड़ता है, क्योंकि जो उसका फूड रिजर्व था वो उसने खा लिया। और जब फोटोसिंथेसिस करता है उससे ज़्यादा उसका रेस्पिरेशन हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ऐसे में लैग कर जाती है, रेस्पिरेशन क्या करता है, बढ़ जाता है। तो जितना बनाता है उससे ज़्यादा खा जाता है, जो बना के बचाया हुआ था वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बचाने के लिए, अपना जिंदा रखने में खर्च कर देता है, तो उस टाइम पे जाके पौधा मर जाता है, और वो क्या कहलाता है, थर्मल डेथ पॉइंट कहलाता है। अब सनक्लाइड क्या होती है, अब आती है इंजरीज के बारे। सनक्लाइड, इसमें क्या होता है, जो प्लांट की बार्क होती है, यानी बाहर की छाल जो पौधे को गर्मी सर्दी से बचाती है, वो दिन में तो, डे टाइम में तो हाई टेम्परेचर को एक्सपोज हो और नाइट में लो टेम्परेचर को एक्सपोज करे, तो वो जो बार्क होती है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार के हानि को सनक्लाइड कहते हैं। उसके बाद आती है थर्मल ग्रिडल। अब ये क्या होती है, ये होती है जब प्लांट हमने सो कर दिया होता है ज़मीन के अंदर, ये इसकी पत्तियां निकली हुई होती है, ये जड़ें होती हैं, तो ये जो टच पॉइंट है जहाँ से ये सोयल के साथ एरिया जो टच है प्लांट का, यहाँ पर टेम्परेचर सोयल का हाई होने के कारण स्कॉर्चिंग हो जाती है। तो ये यहाँ से इसकी स्कॉर्चिंग शुरू हो जाती है, और जब यहीं से स्कॉर्चिंग शुरू हो गई तो क्या होगा, टिश्यू श्रिंक हो जाएंगे यहाँ से। टिश्यू श्रिंक होते ही जो उसके कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, जो वाटर के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, या कैम्बियम टिश्यू होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो प्लांट का अपटेक का मैकेनिज्म टूट जाता है और प्लांट धीरे धीरे मर जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये स्कॉर्चिंग शुरू होगी तो डिफोलिएशन स्टार्ट होगा। डिफोलिएशन का मतलब पत्तों का झाड़ना। ये प्लांट के पास, बेचारे के पास पानी नहीं होगा उठाने के लिए, क्योंकि टिश्यू धीरे धीरे डैमेज होते चले जाते हैं, तो प्लांट के पास क्या रहेगा, जहाँ से इवेपोरेशन का लॉस होता है उस एरिया को कम करना। तो क्या होता है, प्लांट के अंदर डिफोलिएशन स्टार्ट हो जाता है। और डिफोलिएशन के बाद क्या होगा कि अगर कहीं कोई फ्रूट है, फूल आया हुआ है, तो क्या होंगे, उसकी फॉलिंग शुरू हो जाएगी, तो फ्रूट या फ्लावर ड्रॉप स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद अगर ये चीज़ें कंटिन्यूस रहती हैं, गर्मी बढ़ती रहती है, तो ये यहाँ से अपटेक पूरी तरह बंद हो जाता है और अल्टीमेटली प्लांट मर जाता है। वो कहता है कि उसकी तदबीर छोड़ दें हम, अभी तो जीना शुरू किया है, जीना छोड़ दें हम। वो मेरे बिस्तर, तकिए, दीवान सब में रहता है, कम वक्त कहता है कि घर छोड़ दें हम। मैं आशा करता हूं कि आज आपको क्लाइमेटिक के दोनों फैक्टर्स, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चनों के आंसर मिले होंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर के अगले भाग के वीडियो आने तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।